फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो अगस्त में न्यूज में थे। सबसे पहले बात करते हैं पैसिफिक ब्लूफिन ट्यूना के बारे में। इन मछलियों की संख्या हाल ही में बढ़ी है, इसका बायोमास बढ़ा है। ये स्मॉल फिन्स वाली मछलियां हैं, रिलेटिवली इनकी आंखें छोटी होती हैं अदर ट्यूना स्पीसीज से। ये प्रेडेटरी होते हैं और स्क्विड और फिशेस को खाकर जीवन यापन करते हैं। इनका हैबिटेट कैलिफोर्नियन कोस्ट में यूएस के पास 100 नॉटिकल माइल्स तक होता है। लार्ज ट्यूनास 40 साल तक जी सकती हैं और 3000 फीट नीचे तक भी रह सकती हैं ओशियन में। ये अटलांटिक, पैसिफिक और सदर्न ओशियन में मिल जाते हैं और इनका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। आगे बात करते हैं हंगर स्टोन के बारे में। हाल ही में यूरोपियन कंट्रीज में ड्रॉट पड़ रहा है। ड्रॉट के चलते, सूखा के चलते वहां पर नदियां सूख रही हैं, जिसके चलते नदियों में डूबे हुए स्टोन्स बाहर निकल कर आ गए हैं, दिखने लगे हैं वो। ऐसी ही कुछ कंडीशन 500 साल पहले हुई थी। उस समय भी नदियां सूखी थी तो ये स्टोन्स बाहर आ गए थे। उस समय यहाँ के पूर्वजों ने इन स्टोन्स पर लिख दिया था कि यदि आप इन स्टोन्स को देख पा रहे हैं तो आपको रोना चाहिए। मतलब ये मैसिव ड्रॉट और फेमाइन की कंडीशन थी। 500 साल बाद फिर से एनवायरमेंटल क्राइसिस के कारण ये स्टोन्स सूखे के चलते बाहर आ गए हैं। मतलब खतरे की घंटी है यूरोप में। आगे जानते हैं फॉरएवर केमिकल के बारे में। ये केमिकल है पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्किल सब्सटेंस, इसे PFAS भी कहते हैं। हाल ही के स्टडी में पाया गया कि फॉरएवर केमिकल रेन वाटर में मिल रहा है पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में। अब ये PFAS जो है ना, वो विभिन्न नॉन स्टिकी इक्विपमेंट्स में पाया जाता है, जिन पर पानी पड़ने से पानी फिसल जाता है, उस पर ठहर नहीं पाता। जैसे रेन कोट्स में, स्टेन रेजिस्टेंट फैब्रिक्स में, कॉस्मेटिक्स में, फायर फाइटिंग फॉर्म्स में, तवा या पेन में। अब ये PFA एटमॉस्फेयर में जाकर हमारी बॉडी में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचाता है। PFA आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आदि कंपाउंड मिले होते हैं। अब इससे हेल्थ रिस्क कौन कौन से हैं? तो ये इंसान की फर्टिलिटी को कम कर देता है, बच्चों के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, बॉडी हार्मोन्स को भी इंटरवीन करता है तथा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और कैंसर का भी रिस्क बढ़ाता है। ये एंटीबॉडीज के बनने की प्रक्रिया को भी बाधित करता है। आगे जानते हैं तिलापिया फिश के बारे में। तो हाल ही में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड, जो एक सांविधिक निकाय है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, वो ब्लू रेवोल्यूशन के लिए एक्वाकल्चर के तहत इजरायली टेक्नोलॉजी से तिलापिया फिश को पालेगा, उनका प्रोडक्शन करेगा। ये फिश बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है और इंटरनेशनली ट्रेड करने के लिए भी अच्छी है। इसे एक्वेटिक चिकन भी कहा जाता है क्योंकि ये जल्दी ग्रो कर जाती है और मेंटेनेंस भी कम होता है इसके कल्टीवेशन में। आगे जानते हैं मैगलोडॉन के बारे में। रिसर्च में पता चला कि ये एक ऐसी फिश की स्पीसीज थी जो शार्क को तक खा सकती थी। 23 मिलियन से 2.6 मिलियन ईयर पहले पाई जाती थी। अभी ये विलुप्त हो चुकी है। ये कई ओशियन पार करने की क्षमता रखती थी। वेट इसका 70 टन था, जो 10 हाथियों के बराबर है। आगे जानते हैं मडहॉल हाउंड्स के बारे में। ये एक हंटिंग डॉग्स की ब्रीड है जो नॉर्थ कर्नाटक में पाई जाती है। माना जाता है शिवाजी इसे अपनी आर्मी में यूज करते थे। हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स SPG में इसे इंडक्ट कराने की बात की जा रही है। ये फोर्स प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करती है। ये मडहॉल हाउंड्स बहुत ही चतुर डॉग्स होते हैं। आगे जानते हैं रोशनी के बारे में। यूनियन मिनिस्टर ने इंडिया का पहला सैलाइन वाटर लैंटर्न लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया गया रोशनी। इसे डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने। ये एक ऐसा लैंटर्न है जो सैलाइन वाटर या समुद्र के पानी डालने से उसकी LED लैंप्स को जला देता है और रोशनी पैदा करता है। आगे जानते हैं लेक गार्डा या लेक बेनाको के बारे में। ये इटली में अवस्थित है। यहाँ पर मैसिव ड्रॉट के कारण इसका स्तर गिर रहा है। आगे जानते हैं नीरीगुड़ी पैडी के बारे में। ये धान की फसल है। ऐसी फसल है जो बाढ़ आने पर भी खराब नहीं होती। हाँ, उनकी उत्पादन क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन खराब नहीं होती पूरी तरह से। ये हाल ही में गोवा, केरला में उत्पादित की जा रही है। साथ ही आंध्र प्रदेश और बांग्लादेश में भी उत्पादित की जाती है। आगे जानते हैं स्टीप फिनोमेना के बारे में। स्ट्रॉन्ग थर्मल एमिशन वेलोसिटी एनहेंसमेंट, स्टीप। देखिए क्या होता है कि सूर्य का जो बाहरी एरिया है कोरोना, उसमें वेरियस सोलर स्टॉर्म्स आते हैं जो कि हमारे पृथ्वी के आसपास से गुजरते हैं। उसी के थ्रू एक लाइट्स का अपीयरेंस होता है जो आसमान में पर्पल आर्क के रूप में दिखाई देता है। ये फिनोमेना सिर्फ इक्वेटर के पास दिखाई देता है। इसे ही कहा जाता है स्टीप फिनोमेना। ये फरवरी से अक्टूबर के बीच न्यूजीलैंड, कनाडा, अलास्का, यूनाइटेड किंगडम आदि में देखा गया था। अब इसके अलावा अरोरा बोरियलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस जो होता है ना, वो भी इसी तरह का होता है। उसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में सोलर विंड्स के कारण हमारे अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर या चुंबकीय क्षेत्र में डिस्ट्रप्शन होता है, बदलाव होता है, तो उससे ही विभिन्न कलर्स प्रोड्यूस होते दिखाई देते हैं। अब आगे देखें कि भारत में 11 नई रामसार साइट्स ऐड की गई हैं। टोटल रामसार साइट्स की संख्या हो गई है 75। पहली है तंबारा लेक, उड़ीसा में फ्रेश वाटर लेक है ये।
दूसरा है हीराकुंड रिजर्वायर, उड़ीसा में महानदी में है, 1957 से ऑपरेशनल है। फिर अंसोपा लेक है उड़ीसा में, दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ उड़ीसा। ये एक ऑक्सबो लेक है, गोखुर झील है जो महानदी के द्वारा बनाई गई है। फिर है यशवंत सागर लेक मध्य प्रदेश में, इंदौर में, यहाँ पर वल्नरेबल सारस क्रेन मिलता है। फिर है चित्रंगुड़ी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की, इसे चित्रंगुड़ी कनमोली भी कहते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया है 1989 से। ये विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स का आइडियल हैबिटेट है। फिर है सुचिंदारम थिरूर वेटलैंड तमिलनाडु का, ये सुचिंदारम थिरूर मानाकुड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का भाग है। आगे है वदुवर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, ये भी लार्जेस्ट ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक है, यहाँ पर भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। आगे है कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, यहाँ पर सेवेरल माइग्रेटरी हेरोन स्पीसीज जो हैं वो बबूल के पेड़ में नेस्टिंग करते हैं। आगे है थाने क्रीक, ये महाराष्ट्र में है, फ्रेश वाटर का सोर्स है। थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था इसे। इंडिया की मैंग्रोव स्पीसीज का 20% कवर करता है। आगे है हेगम वेटलैंड जम्मू कश्मीर में, ये झेलम बेसिन में उपस्थित है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। फिर है सालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में, ये न्यू 11 रामसार साइट्स हैं। आगे जानते हैं अगस्त मलाई एलिफेंट रिजर्व के बारे में। ये इंडिया का 32वां एलिफेंट रिजर्व बना है तमिलनाडु में, तमिलनाडु का 5th एलिफेंट रिजर्व है ये। देखिए 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, उसी दिन पर इसे की घोषणा की गई है। वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों में एलिफेंट के IUCN स्टेटस की बात करें तो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट है एंडेंजर्ड, एशियन एलिफेंट है एंडेंजर्ड, कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीसीज में अपेंडिक्स 1 में है ये, और इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है। तो इंडियन या एशियन एलिफेंट है एंडेंजर्ड कैटेगरी में IUCN की। अब हाथियों के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, तो गज यात्रा अवेयरनेस कैंपेन चलाया है प्रोजेक्ट एलिफेंट्स के तहत। आगे माइक प्रोग्राम भी है, इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम 2003। इसमें एलिफेंट के प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया जाता है। आगे है प्रोजेक्ट एलिफेंट जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है 1972 की, इसमें एलिफेंट को उनके हैबिटेट में प्रोटेक्ट किया जाता है। आगे जानते हैं ओंगोल कैटल ब्रीड के बारे में। तो ये गाय की एक बहुत ही प्रोडक्टिव प्रजाति है जो अत्यधिक मात्रा में मिल्क प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, और सबसे अच्छी बात ये इंडिया की इंडिजिनस कैटल ब्रीड है, मिलती है प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। अब आगे वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को। लॉयन का साइंटिफिक नाम है पैंथेरा लियो। लॉयन की 2 स्पीसीज पाई जाती हैं, अफ्रीकन लॉयन और एशियाटिक लॉयन। अफ्रीकन लॉयन ज्यादा बड़े होते हैं। अफ्रीकन लॉयन IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है, वहीं एशियाटिक लॉयन एंडेंजर्ड लिस्ट में है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में भी है। आगे जानते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में। ये उड़ीसा में है और यह ब्राह्मणी नदी, भीतरनी नदी, धर्मा नदी, महानदी आदि के एस्चुरी में बना हुआ है। उड़ीसा की केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क 1988 में बना, एक रामसार साइट भी है और सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। अब यहाँ पर जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हैं उनकी संख्या बढ़ गई है और सैचुरेशन लेवल तक आ गई है। अब इससे ज़्यादा यदि इनकी संख्या बढ़ती है तो यहाँ का इकोसिस्टम इन्हें सही तरीके से फीड नहीं कर पाएगा। आगे बात करते हैं रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी के बारे में। ये बर्ड सेंचुरी श्रीरंगपट्टनम में है जो कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है, और ये जो है कावेरी रिवर में उपस्थित एक आइलैंड में है, मतलब रिवराइन इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल है। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के माध्यम से इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी आइडेंटिफाई किया गया है। डॉक्टर सलीम अली के निर्देशानुसार 1940 में इसे सेंचुरी भी घोषित किया गया था। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 23 से 29 डिग्री सेल्सियस तक का रेंज का रहता है। जून में जब बारिश होती है तो हैवी रेनफॉल होता है यहाँ। ये ध्यान रखिएगा कि रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी में पूरी दुनिया के 1% स्पॉट बिल्ड पेलिकन पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं अपडेटेड क्लाइमेट प्लेज के बारे में। 2015 को पेरिस क्लाइमेट समिट के समय जो इंडिया ने प्लेज ली थी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के लिए, उसे अपडेट कर दिया है हाल ही में। इसके तहत ग्लोबल एमिशन का रिडक्शन 45% तक कम करेंगे 2030 तक, 2005 के कंपैरिजन में। दूसरा है कि हम 50% तक अपनी एनर्जी का जनरेशन नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज के माध्यम से करेंगे 2030 तक। तीसरा है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को अपनाएंगे, लाइफ को अपनाएंगे, ऐसी लाइफस्टाइल रखेंगे जो एनवायरनमेंट को कम प्रभावित करे।